हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। सब्जेक्ट जो है वो आपका रहेगा इकोनॉमिक्स। मेरा नाम है डॉली गोला और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हमको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है ये एक किसकी? रिसोर्स मैनेजमेंट की। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज बेटा देखो, रिसोर्सेज जो हैं हमारे बहुत लिमिटेड होते हैं और ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। रिसोर्स आपके दो टाइप के होते हैं, या तो मैन मेड होंगे या फिर आपके रिसोर्सेज नेचुरल होंगे। मैन मेड रिसोर्सेज आप रिक्रिएट कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को बनने के लिए ही बहुत टाइम पीरियड लग जाता है, लाखों करोड़ों साल का टाइम पीरियड लग जाता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको बनने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मोस्टली केसेस में हम मैन मेड रिसोर्सेज इतना यूज़ नहीं करते, और करते भी हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ, अगर मुझे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, मान लो मैंने कहा कि मुझे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करना है, तो मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉटन को प्रोड्यूस करने में, कॉटन एक क्या है? नेचुरल रिसोर्स, इसको प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ चीज़ों की, जैसे अगर मैं कह दूँ कि मेरे को मशीन्स चलानी है, जो मशीन क्या है? एक मैन मेड रिसोर्स है। बट उसको चलने के लिए जो कोल यूज होगा, पेट्रोलियम यूज होगा, जो भी उसका ईंधन है एक तरीके से जो यूज होगा, वो क्या है? नेचुरल है। अब मशीन चल जाएगी बट उसका जो मेन चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स है, वो आप रिक्रिएट नहीं कर पाओगे बार बार। ठीक है, तो ये एक हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए हमारे को ना रैशनल मैनेजमेंट जो बोलते हैं, जो हमने चीज़ बोली है यहाँ पर, रिसोर्स का मैनेजमेंट, इसको बोलेंगे हम रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल वर्ड का मतलब क्या होता है वो अभी देख लेते हैं आगे। ठीक है, रैशनल का मतलब होता है बिल्कुल आप लॉजिकल रीजनिंग दो इसकी, कोई ऐसा रीजन मत दो कि हाँ हमें अच्छा लग रहा था। लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि आपने ये वाली चीज़ अगर पिक करी है तो क्यों करी है, या तो चीज़ सस्ती होगी या जो भी है, उसके ज़्यादा यूजेस होंगे, उसके ज़्यादा बेनिफिट होंगे इकोनॉमी में। ऐसा आप रीजनिंग दे सकते हो, इसको बोलेंगे रैशनल मैनेजमेंट। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमने दो प्रॉब्लम करी है अभी। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमने करी लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। दूसरी प्रॉब्लम हमने करी है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, अनलिमिटेड वांट्स ऐसे रहेगी कि अगर मैं आपको 100 रुपये दे दूं और मैं आपको कहूँ कि आपको ये सिर्फ स्पेंड करने हैं 100 रुपये, आप इसको सेव नहीं कर सकते, आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप 100 रुपये में कुछ ना कुछ चीज़ खरीद ही लोगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आपको मैं 100 रुपये से अब 1000 रुपये दे रही हूँ, आपको सिर्फ स्पेंड करने हैं, आप इसको मतलब एक तरीके से सेव नहीं कर पाओगे, आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो 1000 रुपये भी खर्च ही हो जाते हैं। आज के टाइम में तो यही होता है, दोस्तों के साथ चले गए इधर उधर, बस हो गए हमारे 1000 रुपये खर्च, है ना। अगर मैं आपको ऐसे ही 10,000 रुपये भी दे दूं और मैं सिर्फ कहूँ कि आप इसको सेव नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये स्पेंड करने हैं, आपको खर्च करना है, तो आप 10,000 रुपये भी खर्च कर दोगे। ठीक है, तो यही हमारे को यही चीज़ एक चीज़ दिखाती है कि हमारी जो वांट्स है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड है। अगर हमारे पास आज स्कूटी आ गई तो हमको नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होगी? कार चाहिए होगी, है ना, या बाइक चाहिए होगी। 12th पास कर लेंगे जी तो हमको बाइक चाहिए। ऐसे बहुत सारे बॉयज़ डिमांड कर देते हैं, 12th पास कर लेंगे तो हमें स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। एंड ये एक्चुअल में जो हमारे को चाहिए ना वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। अगर आपके पास स्कूटी आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, फिर आपको कार चाहिए होगी, फिर उसके बाद और चाहिए होगा, फिर उसके बाद, ये कभी ख़त्म नहीं होती।
अगर ऐसा होता तो हमारे जो सबसे बड़े इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी वर्क करना तो बंद ही कर देते। उनके पास तो इतना पैसा है कि वो 4 पीढ़ी तक का अपना बिल्कुल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। ये एक तीसरी प्रॉब्लम को जन्म दे देती है जिसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी। ठीक है, स्केर्सिटी वो कंडीशन होती है जहां पर अगर कोई चीज आपको 0 रुपीज में भी अवेलेबल होती है तो भी आप उसकी डिमांड कर लेते हो, आप उसकी पैसे नहीं देखते, आप उसकी ज़रूरत ज़्यादा देखते हो। यहाँ पे नीड जो है वो आप उस पर्टिकुलर चीज़ की देखोगे, आप उसकी पैसे या कॉस्टिंग नहीं देखोगे। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसीलिए स्केर्सिटी जनरेट हुई। इसीलिए तो आप ये देखो ना, जो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है उसकी प्राइसिंग क्या है, एक लग्जरी कार बन के आई है ना वो, बिकॉज हमें पता है वो एक सब्सिट्यूट है हमारी किस प्रॉब्लम का, लिमिटेड रिसोर्सेज वाली प्रॉब्लम का एक सब्सिट्यूट है। इसलिए वो वहां से जो निकल के आई है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइसली कार निकल के आई है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको चाहिए होती है इकोनॉमिक्स, आपको नीड है इकोनॉमिक्स पढ़ने की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स इज a study of dealing with limited resources and unlimited wants, जिसमें आप डील कर रहे हो किसके साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के साथ आप डील कर रहे हो। इकोनॉमिक्स उस चीज़ की स्टडी है। अगर दूसरी भाषा में कहूँ, मैं बुक की जो डेफिनेशन है आपकी उसमें कहूँ तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ दैट डील्स विथ, इकोनॉमिक्स is a study that deals with the rational management of limited resources with respect to unlimited bonds। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स देख लो एक बार, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड बॉन्ड्स आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे इधर। यहाँ तक अभी तक हमने बात करी है सब्जेक्ट मैटर की कि इकोनॉमिक्स क्या है। भूलना मत गाइस, हमारा टॉपिक डिमांड है अभी। यहाँ तक हमने सिर्फ एक टच लिया है इकोनॉमिक्स का, इसके आगे हम करेंगे डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, एक सेकेंड, इसके आगे हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। यहाँ पे डाल देते हैं टाइटल। ये जो चैप्टर है आपके पेपर में कम से कम 6 से 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसलिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके जाना, ये चैप्टर आपके 6 से 8 नंबर कहीं नहीं जाने देगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी चलेंगे थोड़ा सा, बिकॉज हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो डिमांड का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। डिमांड क्या होती है, किसी भी चीज़ की मैम नीड हो, ठीक है, वांट हो, नीड, वांट, एक डिज़ायर भी एक सिनोनिम है वांट का ही। नीड हो, ज़रूरत हो, या आपको कोई चीज़ चाहिए हो। सपोर्टेड बाय मनी, पैसों में आनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। पैसों की आनी चाहिए और उसका पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कह दो जी हमको तो फेरी लैंड चाहिए,
ठीक है, और वो तो आती ही नहीं है, फेरीलैंड तो कहीं मिलता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्टेड बाय मनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, उसका पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। अगर आपको एक पेन भी चाहिए तो 10 रुपए का है, 15 रुपए का है, ऐसा उसका एक प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, नीड, वांट, डिजायर ऑफ अ कमोडिटी सपोर्टेड बाय मनी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, इसके आगे क्या है कि इसमें एक टाइम पीरियड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड वाली लाइन को समझने के लिए ना हम दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं पेज, क्योंकि हमें एग्जाम्पल समझने हैं पहले। चलो, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस, ये आपका एंड तक आएगा, ये आप अपने ग्रेजुएशन पॉइंट तक भी याद रखेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो बेटा, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में ना बस इतना सा ही फर्क है कि अगर मैं बोलूँ 5:32:08 पे मैंने एक पेन खरीद लिया, अगर मैं बोलूँ 5:32:08 पे, ठीक है, मैंने एक पेन खरीद लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ ना 5:32:08 पे एक पेन की डिमांड जनरेट हो गई, लेकिन 5:32:09 पे कोई डिमांड जनरेट नहीं होगी। ऐसे तो देखो कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे को किसी चीज़ का रिकॉर्ड करना है, कोई भी चीज़ हमें रिकॉर्ड में चाहिए और उसका हम सेकंड सेकंड का रिकॉर्ड लेके चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों आने वाली है? बिकॉज एक तो हमारी कंट्री में कितने लोग हैं, 1.31 बिलियन लोग हैं, और उनके भी पॉइंट पॉइंट का हर एक सेकंड का हिसाब लेके जाएंगे तो बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम डिमांड को जो है पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम भी देख लेते हैं क्या होता है। मैंने कहा आप 0 से लेकर 24 आवर्स में जितने भी पेन बेचते हो या बिक जाते हैं वो सारी एक दिन की डिमांड है। ये फिर भी बेटर लग रहा है, सेकेंड वाइज से जाने से बेटर है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम चले जाए। ऐसा भी हो सकता है मैम कि ये हमारा 24 आवर से 7 डेज तक वाला भी हो जाए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी बेटा, 0 to 7 डेज भी हो सकता है, 0 to 30 डेज भी हो सकता है, जो आपका एक मंथ है, एक वीक है, एक मंथ है। 0 to 365 डेज भी हो सकता है, जो आपका एक साल है। ठीक है, अब इसको मोर क्लियर वे में देख लेते हैं, डिमांड की डेफिनेशन में क्या आता है। तो डिमांड एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करी जाती है डिमांड, जिसमें प्राइस होना चाहिए चीज का। चौथी और लास्ट चीज में क्या आएगी? इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब अब यहाँ से समझ लेते हैं हम फटाफट से। इकोनॉमी, अगर मैं बोलूँ इकोनॉमी तो समझ जाओ देश। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? देश की बात हो रही है। इकोनॉमी बोलते हैं ना हम इकोनॉमी में बंधे हुए हैं, हमारी इंडिया एक इकोनॉमी है। ठीक है, चलो इसको आप क्लियर वे में देख लेते हैं एक बार। डिमांड की डेफिनेशन इधर देख लीजिए सारे एक बार। देखो, इट रेफर्स टू the want need desire of a commodity. It refers to the want need desire of a commodity. ठीक है, जो हमने पिछली वाली में पढ़ी। सपोर्टेड बाय मनी
सपोर्टेड बाय मनी मतलब उसका एक प्राइस होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड एट अ गिवन प्राइस। विलिंगनेस टू स्पेंड एट अ गिवन प्राइस का मतलब क्या, आप उसके इच्छुक होने चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको खरीद पाए, एंड एक्चुअल में आपका मन भी करना चाहिए कि आप वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग एन ईयर इन एन इकॉनमी, एक साल के अंदर एक इकॉनमी में एक कमोडिटी की एक प्राइस पे जितनी भी डिमांड जनरेट होती है, आप उसको क्या कहते हैं, डिमांड। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी इस वाली पे। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सब अपने दिमाग में सोचेंगे। प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन बोलते हैं हम डिमांड में इसे। चलिए, मैंने कहा आपके पास 100 रुपये हैं, और मैंने कहा एक पेन का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ अ पेन इज 20 रुपीज। ठीक है, तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो? सिंपल सा मैथ्स है, 100/20 कर दोगे, 5 यूनिट्स आप डिमांड कर सकते हो। तो मैंने इधर नोट कर लिया, जब प्राइस 20 थे तो मैं 5 यूनिट डिमांड कर पा रही थी। चलो इसी को आगे देख लेते हैं। मैंने कहा अब उस कमोडिटी का प्राइस 20 रुपीज से बढ़कर 25 रुपीज हो गया है, तो अब कितनी कमोडिटी डिमांड कर सकते हो आप? 100/25 कर दोगे, सिंपल सी एक कैलकुलेशन आ जाएगी 4 यूनिट्स की। मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर लूँगी इधर। जब मेरा प्राइस चेंज हुआ 25 हुआ तो मैं 4 यूनिट डिमांड कर रही थी। ठीक है, इधर एक चीज़ नोटिस करो आप, जब मेरे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इधर से देखो ना 20 से 25 हो गए, है ना, जब मेरे प्राइस बढ़ रहे हैं तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो गई है। QD हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड को। मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है। हाँ जी, क्या ये सारी कमोडिटीज़ पे होता है? तो ये तो सारी कमोडिटीज़ पे होता है। आप देखो अभी बारिश का टाइम है, अभी टमाटर कितने महंगे चले गए हैं, 150 रुपये किलो पे आ गए हैं बिल्कुल ही। तो आप लोग क्या कर रहे हो, एज अ मिडिल क्लास फैमिली आप लोग क्या कर रहे हो, जो टमाटोज हैं उसकी कंजम्पशन आप कम कर रहे हो। तो यही होता है, जब प्राइस ऊपर चले जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड हम कम कर देते हैं, हम डिमांड ही नहीं करते फिर उस चीज़ की। क्या मैम इससे ऑपोजिट भी होता है? हाँ जी बेटा, इसका ऑपोजिट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनाउंसमेंट हो जाए कि पेट्रोल के प्राइजेस जो हैं वो कल मतलब आज रात 12 बजे से 10 रुपये महंगे हो जाएंगे, तो आप लोग क्या करते हो? अभी करंट पीरियड में जो है आप पेट्रोल खरीदने चले जाते हो, है ना, बाहर लाइन लग जाती है बिल्कुल ही पेट्रोल पंप्स के बाहर। तो समझो एक बात, जब आपकी कमोडिटी जो है आपको दिख रहा है फ्यूचर में बहुत एक्सपेंसिव है, 10 रुपीज़ ज़्यादा की मिलने वाली है, तो आप उसको आज ही खरीद लोगे, क्योंकि आज वाली कमोडिटी जो है वो 10 रुपीज़ चीपर है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक चीज़ और देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने इसी वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा उस पेन की कीमत अगर मैं 10 रुपये कर दूँ, अब मैंने प्राइस बढ़ाए नहीं है, मैंने प्राइस डिक्रीज कर दिए। तो 100 रुपये आपके पास थे, 10 रुपये का एक पेन है, तो कितने क्वांटिटी खरीद सकते हो आप? 10 यूनिट्स खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगी और यहाँ पे 10 यूनिट्स। अब एक चीज़ देखो इधर नोट करना, जब मैंने प्राइस इंक्रीज करे थे तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर गई थी, अब मैंने प्राइजेस डिक्रीज करे हैं तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई है ना। तो ये बेटा हर एक कमोडिटी पे एप्लीकेबल होता है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है,
लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर आप बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रख देते हैं तो उसके बाद आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज करोगे तो क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज और आती है जिस टर्म को हम बोलते हैं सिट्रस पैराबस। सिट्रस पैराबस टर्म का मतलब होता है बेटा कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। आपको ये बुक में ये टर्म बहुत मिल जाएगी, मैं अभी दिखा देती हूँ कहाँ पे है ये। अच्छा इसमें तो है, चलिए मैं लिख के ही बता देती हूँ। इस टर्म को हम बोलते हैं CITIRUS, सेटिरस पैरिबस, PERIBUS। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी टीचर अगर आपसे पूछ ले, सिंपल सा कह देना कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। मतलब क्या है? जिस फैक्टर पे ध्यान दे रहे हैं सिर्फ उसी फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, बाकी सारे फैक्टर ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि सारे फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हमारी डिमांड पे। ठीक है, चलो इसके बाद जो चीज आती है ये देख लो। ये जो हमने टेबल बनाई है, टेबल टाइप की ये जो चीज बनाई है ना, टेबल ही है एक तरीके से ये बेटा, इसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल या शेड्यूल। ठीक है, इधर देख लेते हैं एक बार, क्लियर वाला दिखा देती हूँ। ये जो आपके पास टेबल है, यहाँ पर ये जो टेबल है, थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं। ये जो टेबल है ये क्या कहलाती है? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जिसमें आप प्राइस देख रहे हो और क्वांटिटी डिमांड देख रहे हो। ये वाली चीजें देखनी है आपको, प्राइस वाली और क्वांटिटी डिमांड वाली। ठीक है, दूसरी चीज इसी कर मैं बता देती हूँ। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही लिख के आ जाना। इट रेफर्स टू अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। टैबुलर मतलब ये देखो, ये क्या है? ये टेबल की फॉर्म है, एक टेबल है ये, प्राइस और क्वांटिटी, इसमें कॉलम है, ये टेबल है आपकी, इसलिए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल की फॉर्म में बनाई है इसलिए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेकेंड चीज देख लो आप, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? इट रेफर्स टू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डायग्राम की फॉर्म में बना दें हम इसी चीज को, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डिमांड शेड्यूल। मैं एक काम करती हूँ, एक और न्यू टेबल बनाती हूँ और आपको दोबारा से बताती हूँ कैसे है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि आप लोगों को कर्व्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्व्स बनाने आने चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं आपको दोबारा से बना के दिखा रही हूँ। प्राइस 1 था, मैंने कहा अज्यूम कर रही हूँ मैं सारा, प्राइस 1 पे मैंने कहा 4 यूनिट की डिमांड हो रही है। अब प्राइस 2 कर दिया मैंने, मतलब क्या करा है मैंने? प्राइस इंक्रीज कर दिया। वापस से जाओ, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था? लॉ ऑफ डिमांड कह रहा था प्राइस इंक्रीज करा है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 3 यूनिट हो गई होगी। 1 यूनिट से हमने डिक्रीज करा है प्राइस, तो 1 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट से हमने प्राइस इंक्रीज करा है तो 1 यूनिट से प्राइस डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई। मैं फर्दर ये बोल रही हूँ कि मेरे और कमोडिटी की प्राइस 2 से 3 हो गए हैं, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड अगेन कम होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ही कह रहा है ना ये तो हमसे। अगेन एक और फैक्टर तक जाते हैं हम। मैंने कहा प्राइस हमारा 4 यूनिट चला गया, अब तो हमारी डिमांड बहुत ही कम हो गई। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिए? डिमांड शेड्यूल बना दी अगेन। अब मैं क्या करूंगी? मैं बनाऊंगी डिमांड कर्व।
इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये कर्व। आ ही नहीं रहा ये। ठीक है, अब आ गया। सबसे पहले कर्व बनाते वक्त, बिकॉज आप लोग न्यू हैं 11th क्लास में, ये चीज़ें आपको बहुत कम टीचर्स बताएंगे। सबसे पहले आप ओरिजिन मार्क करोगे, उसके बाद एक्स एक्सिस 0 to x जो होगा, फिर वाई एक्सिस। प्राइजेस जो है वो लोगे आप ओ वाई एक्सिस पे, और उसको कर्व में सबसे पहले नोट करना है, सीधा कर्व नहीं बना देना, आपको पहले नोट करना है। और ओ एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब हम फटाफट से प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग आई गेस बहुत सारे बच्चों ने 10th में करी भी होगी, अगर नहीं भी करी तो भी हम आज दोबारा सीख लेंगे। 1 2 3 4 स्केलिंग कर ली हमने, 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप जाना बेटा, बिल्कुल ही। 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो प्राइस 1 पे, धीरे धीरे, प्राइस 1 पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 4 यूनिट्स की। तो मेरे प्राइस क्या है, 1 है, क्वांटिटी डिमांड कितनी है, इतनी, 4 यूनिट की। तो मैं डॉटेड डॉटेड करके आऊंगी इधर स्ट्रेट लाइन में, और इस वाले पॉइंट को ए नाम दे देती हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गई। प्राइस 1 से आगे आना है, क्वांटिटी डिमांड जहाँ तक है 1 यूनिट से 4 यूनिट तक आना है, क्योंकि हमारी प्राइस 1 पे 4 यूनिट डिमांड थी। सेकंड वाला पॉइंट देख लो एक बार, इसको मैंने ए नाम दिया है, इसको मैं बी दे दूंगी बाद में। प्राइस 2 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड की कितनी यूनिट है, 3 की। चलो, प्राइस 2 से आगे आना, कहाँ तक जाना है ये बता देना बिल्कुल। बिल्कुल ये 3 तक ही जाना है हमको, इससे आगे नहीं जाना है। और इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और इसको नाम दे देंगे बी। नाम आप कोई सा भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस, जो भी आपका मन करे, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी आपका मन करे। अगेन प्राइस 3 पे 2 यूनिट हमारी क्वांटिटी डिमांड है, तो एक बार देख लेते हैं प्राइस 3 पे कहाँ आ रहे हैं हम। 2 यूनिट पे आके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सी नाम दे देंगे और इसको। प्राइस 4 पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड हमारी 1 यूनिट की, 1 पे ही स्टॉप हो जाएंगे, इसको डी नाम दे देना आप। ठीक है, अब हमने सिर्फ पॉइंट्स निकाले हैं इसके। अब हमें करना क्या है, हमको ये पॉइंट्स को आपस में मैच करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ ए बी सी डी, ये एक कर्व बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, ये आपका डिमांड कर्व है। आप इसको नाम दे देना स्पेसिफिकली डी डी, बोथ एंड पे डी डी लिख देना आप, ताकि पता रहे टीचर को कि डिमांड कर्व भी बनाया है। ऐसा क्यों करना होता है, बिकॉज बहुत सारे कर्व्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन बनते हैं और डाउनवर्ड्स होते हैं, बट उनका काम अलग अलग होता है। ये डिमांड कर्व शो कर दिया है हमने। अब एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये रही आपकी डिमांड स्केड्यूल, ये रहा आपका डिमांड कर्व। ऐसा सही बना है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन जाती हुई। ठीक है, चलो अब एक चीज और कर लेते हैं, इधर से ही कर लेते हैं। देखो, जब भी बात होगी ना, एक पर्सन की डिमांड, एक फर्म की डिमांड, एक प्रोडक्ट की डिमांड, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इट रेफर्स टू अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी
एक कमोडिटी की डिमांड बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक कमोडिटी की डिमांड किसी एक इंडिविजुअल ने करी है एट अ गिवन प्राइस, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया। फिर आ जाएगा बेटा देखो मार्केट डिमांड। अब मार्केट का क्या फर्क होता है यहाँ से समझ लेते हैं हम, ये वाला हटा देते हैं। मार्केट डिमांड जो है, देखो मार्केट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप सेल परचेज कर रहे हो चीज़ों की। मैंने कहा कि हमारा एक कोई एरिया है, एक मार्केट है, वहाँ पर n नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, मैंने एज्यूम कर लिया वहाँ पर A, B और C पर्सन ही रहते हैं बस। A B C पर्सन्स की डिमांड डिफरेंट हो सकती है, हाँ जी। A B C पर्सन की डिमांड क्या प्राइस डिक्रीज करने पे सेम तरीके से मूव करेगी, हाँ जी। क्यों, बिकॉज अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो सबकी ही डिमांड कम होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा तो नहीं चला जाएगा, प्राइस इंक्रीज करने में डिमांड इंक्रीज कर दी, नहीं भैया नहीं। क्यों, हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना, लॉ ऑफ डिमांड हमारे को बता रहा है कि नहीं, प्राइस तो इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड तो डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, एग्जैक्टली अपोजिट जिसको बोलते हैं। तो इधर से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे डिटेल में। देखो जो आपका प्राइस है इधर रख लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए पर्सन, मैं क्यू ए बोल देती हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी पर्सन, मैं क्यू बी बोल देती हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी पर्सन, मैं क्यू सी बोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम मार्केट डिमांड लिख लेते हैं। चलिए देख लीजिए इसमें क्या होता है। अब प्राइस जब आपका 1 यूनिट है तो ए ने डिमांड करी आपकी 4 यूनिट की, बी ने डिमांड करी 5 यूनिट की और सी ने डिमांड करी 6 यूनिट की। ठीक है, मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट में जितने भी पीपल अवेलेबल हैं उन सबकी डिमांड को ऐड ऑन कर लो, कैसे, हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे आप ऐड ऑन कर लो, 4 + 5 + 6, ठीक है, ये ऐड ऑन कर लो। इसमें सिर्फ ए बी और सी की डिमांड ऐड ऑन होगी, बिकॉज हमने अजम्पशन ले रखी है यहाँ पर कि ए बी सी पर्सन ही मार्केट में है अवेलेबल, उसके बाद नहीं है। तो इनकी डिमांड को ऐड ऑन कर लोगे तो 15 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास। अगेन अब मैंने कहा उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ हो गए हैं 1 से इंक्रीज करके, तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से इन सब की प्राइस में क्या डिफरेंस आना, सॉरी क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस आना चाहिए, इनकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए। चलिए ए ने भी अपनी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर दी, बी ने भी और सी ने भी एक एक यूनिट से। अब मार्केट में डिमांड कितनी आ गई इनकी, 12 यूनिट, पहले 15 यूनिट्स थी अब 12 यूनिट आ गई है। अगेन एक बार प्राइस और इंक्रीज करेंगे तो ये अगेन अपनी क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज कर देंगे। अब कितना रह जाएगा, 9 यूनिट्स, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हुए 0 y और x एक्सिस मार्क करेंगे हम, फिर यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट्स, यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइस रहेगा, सेम है जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में किया था, 1 2 3 तक प्राइस गया तो 3 तक ही रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेजर करना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15, आप चाहे तो मेजरिंग इसकी
अलग तरीके से भी ले सकते हैं, बट मेरे को इसमें एक चीज़ शो करनी है तो इसलिए मैंने एक एक यूनिट का ही स्केलिंग ली है। चलिए, प्राइस 1 पे कितनी यूनिट्स डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर। अब इंडिविजुअल डिमांड पे नहीं जाएंगे हम किस पे जाएंगे, ये वाली जो मार्केट में डिमांड जो जनरेट हुई है इस पे जाएंगे। प्राइस 1 पे कितने यूनिट्स है, 15 यूनिट्स। तो प्राइस 1 से 15 यूनिट तक आना, ठीक है, इसको ए मार्क कर देते हैं। प्राइस 2 पे कितने यूनिट्स की डिमांड है, 12 यूनिट्स की डिमांड है। तो प्राइस 2 से हम कहाँ तक आएंगे, 12 यूनिट्स तक आएंगे, और इसको बी मार्क कर देंगे पॉइंट को। प्राइस 3 पे है 9 यूनिट्स की डिमांड, तो प्राइस 3 से हम 9 यूनिट्स तक आएंगे, और इस पॉइंट को सी मार्क कर देंगे। अगेन हम जब इस पॉइंट इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी डाउनवर्ड स्लोपिंग की, जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। नोट क्या करोगे आप इधर, यहाँ पर MKT मतलब मार्केट, और सबस्क्रिप्ट में DT मार्केट डिमांड कर रहा है। चलो डिफरेंस देख लेते हैं, मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होता है। आपका जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है यहाँ पे, ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये ओरिजिन से देखो बेटा कितने पास से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से कितना सा दूर है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपका ओरिजिन है, ये कितने पास से स्टार्ट हो रहा है। अब हम मार्केट डिमांड कर्व में जाते हैं अपने, ये देखो ये मार्केट डिमांड कर्व है, ये ओरिजिन से कितनी दूर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस है कि आपका मार्केट डिमांड कर्व जो है ओरिजिन से बहुत दूर बनता है, और दूसरा डिफरेंस जो है ओरिजिन जो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर कर्व होता है, मार्केट डिमांड कर्व जो होता है फ्लैटर कर्व होता है। फ्लैटर मतलब झुका हुआ कर्व होता है, ठीक है। वापस जाते हैं हम, चलो आज की क्लास में हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर अप करी है। हमने स्टार्टिंग करी थी सबसे पहले इकोनॉमिक्स से, हमने रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, हमने रैशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। लॉजिकल रीजनिंग होता है, इसका मतलब आप कुछ भी रीज़न दें, जो भी आप चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी है आज, लिमिटेड रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम है, दूसरी क्या है अनलिमिटेड वांट्स। ये दोनों प्रॉब्लम्स मिलके कौन सी तीसरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं, स्केर्सिटी को, ठीक है। इन तीन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे को इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की स्टडी करी है। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसमें हम डिमांड की डेफिनेशन करके आए हैं, जो है इट रेफर्स टू वांट नीड डिजायर ऑफ अ कमोडिटी सपोर्टेड बाय मनी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड एट अ गिवन प्राइस, कि आपकी वांट नीड डिजायर जो भी है वो उसका कुछ एक प्राइस होना चाहिए और आप उसको पैसों में खरीद सकें, ऐसी चीज़ होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक उसका पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकॉनमी, एक अकाउंटिंग एक साल के अंदर एक देश के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ की कितनी डिमांड जनरेट हुई है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ कवर अप करी है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होती है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में अगर बना के आप कुछ चीज़ बता रहे हो तो वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। तीसरी चीज़ हमने करी है डिमांड शेड्यूल, जब आप उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल से आप डायग्राम में बना दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। इसके बाद हमने डिफरेंस किया है इंडिविजुअल डिमांड में। इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो एक पर्सन, एक फर्म, एक हाउस होल्ड की होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर। मार्केट डिमांड जो होती है वो एक कमोडिटी को लेकर
जितने भी इंडिविजुअल अवेलेबल है मार्केट में उन सब की डिमांड का सम टोटल होता है। ठीक है, आज की क्लास में यही तक का करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आपके कुछ 8 फैक्टर्स होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है, ये रिवाइज कर लेना। यहीं पे ख़त्म हो रही है क्लास।